है दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज हम अपने YouTube चैनल पर हिंदी साहित्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम बारी बारी करके हिंदी साहित्य के सभी चरणों को पढ़ते चले जाएंगे, चाहे वो आदिकाल हो, चाहे भक्ति काल, चाहे रीतिकाल, चाहे आधुनिक काल, और फिर हम पूरा लिटरेचर इस पर पढ़ेंगे। और आज से ही हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आगामी समय में आपके एस्टेट, TGT एस्टेट, PGT एस्टेट और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। अभी HPSC का जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है वो भी होने वाला है। तो ये हर तरीके के एग्ज़ाम में, यानी कि किसी भी स्टेट का हो, हिंदी लिटरेचर का या हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर जगह पर आपका काम आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं आदिकाल से। और आदिकाल का हम सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं सिद्ध साहित्य, जो कि आपका भक्ति के अंदर ही आता है, सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य। तो इसके अंतर्गत आज हम सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। तो सिद्ध साहित्य की बच्चों आज हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा बच्चों आपको विश्वास भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब जैसे कई बच्चे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो TGT हो चाहे PGT हो, तो उन बच्चों के लिए मेरी एक सलाह भी है कि बच्चों, जब तक आपका अपने सब्जेक्ट पर कमांड नहीं होगी, आपका एस्टेट बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है पास करना, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। तो अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए। मेरा 2 बार PGT और TGT दो बार क्लियर है, और बच्चों नेट भी क्वालिफाई है, MPhil भी है मेरे पास। ये मेरी क्वालिफ़िकेशंस हैं, क्योंकि बच्चों को बताना एक बार ज़रूरी होता है ताकि उनका विश्वास बना रहे। और स्कूल में पढ़ाते हुए भी मुझे काफ़ी साल हो गए हैं। तो ये मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने YouTube पर भी चैनल की शुरुआत करूं। अगर आप सभी का सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं पूरा हिंदी साहित्य इस पर करवाने की पूरी कोशिश करूंगी, और हिंदी ग्रामर भी। तो आपके लिए जो कि वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। देखिए, अगर आप साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही कम टाइम लगे। तो बच्चों, मैं अपना एक पर्सनल और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप जब एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो TGT हो चाहे PGT हो, तो बच्चों आपके सब्जेक्ट पर पकड़ होने चाहिए। और सब्जेक्ट में एटलीस्ट आप कम से कम, अगर आप 45 अगर मार्क्स के आसपास आप ले लेते हैं, तो आपको अदर जो पार्ट रह जाते हैं स्टेट के, उनमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। और आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका हर जगह काम आता है। तो बच्चों, अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए। तो आज यही मेरी एक आपसे सलाह थी कि अब आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं सिद्ध साहित्य की। भारतीय धर्म साधना में सिद्धों का प्रादुर्भाव 8वीं सदी के आसपास माना जाता है। सिद्ध संप्रदाय वस्तुतः बौद्ध धर्म की विकृति है, यानी विकृत होता है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ। सिद्ध संप्रदाय कहाँ से निकला? बौद्ध धर्म से। ईसा की प्रथम शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। अब आपसे पूछे कि हीनयान और महायान 2 शाखाएं कौन से धर्म की, तो आप फटाफट बताओगे बौद्ध धर्म की। अब इनमें से हीनयान, देखो, हीनयान और ये है महायान। तो हीनयान तो था सन्यासियों के लिए और विरक्तियों के लिए, यानी कि जो अपना घर बार सब कुछ त्याग चुके हैं, उनके लिए वो होते हैं विरक्त और सन्यासी। और जो महायान था, ये भी आगे चल के 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है, आपका सहजयान और वज्रयान। सहजयान और वज्रयान। तो इसी से आपका नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य का प्रादुर्भाव, इन्हीं दो शाखाओं से आपका सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य का प्रादुर्भाव होता है। अगले पेज में मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, वीडियो को हम कंटिन्यू रखते हैं अपने को। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो बौद्ध धर्म था वो सहजयान और वज्रयान जो आपका महायान और वज्रयान था, दो बौद्ध धर्म आपका महायान और वज्रयान 2 शाखाओं में बट गया था। तो वज्रयान जो था आपका विरक्त और सन्यासियों के लिए था, और महायान आगे चलकर, तो महायान के जो द्वार थे वो सभी के लिए खुले हुए थे। जो महायान था, फिर से आपका आगे चलकर इस मंत्रयान के भी 2 भाग हो जाते हैं, एक वज्रयान और दूसरा सहजयान। वज्रयानी ही सिद्ध कहलाए,
इस मंत्र जप से सिद्धि ये मंत्र जप से सिद्धि की आकांक्षा रखते थे। यानी कि इनका मानना था कि जितने ज़्यादा मंत्रों का हम जाप करेंगे उतनी ही हमें सिद्धि प्राप्त होगी। दोस्तों, सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है। इनका समय 797 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक माना गया है। ये सिद्ध अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। तो इसमें मेन बात आपको ध्यान रखने वाली क्या है, एक तो सहजयान नाथ साहित्य से कौन से यान से निकला और सिद्ध कौन से यान से निकला, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है इसकी जो समय सिद्धों की संख्या कितनी है, आपको ये बात याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी HPSC स्क्रीनिंग में पूछा था कि सिद्धों की संख्या कितनी है, 84। इसका समय 797 ईस्वी से 1257 है। ये सिद्ध अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे लोईपा, सरैपा, सबरपा आदि। सिद्ध प्राय अशिक्षित एवं हीन जातियों में से थे। इन्होंने स्त्री सेवन को अपनी साधना का अंग बना लिया था। इस प्रकार धर्म तथा अध्यात्म की आड़ में नारी भोग किया। सिद्ध जो साहित्य है वो कौन सी भाषा में लिखा गया, तो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। यह भाषा वस्तुतः हिंदी और अपभ्रंश का मिला जुला रूप है। सिद्धों की रचनाएं मूलतः उपदेश परक, नीति परक एवं रहस्य परक हैं। इनकी कविताओं में शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता है। कुछ प्रसिद्ध सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें थोड़ा सीधा सीधा ये क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं कि सिद्धों की संख्या कितनी है, इसका समय क्या है, कौन सी भाषा में लिखा गया। तो आपको एस्टेट में आपसे पूछेंगे, आपके अब एस्टेट इतना आसान नहीं रहा है, उसमें आपको 3-4 ऑप्शन दे देते हैं। जैसे सिद्धों के बारे में आपको एक तो बात ये बता देंगे कि उनकी 84 संख्या है। दूसरा आपको ये बता देंगे सिद्ध साहित्य अर्धमागधी अपभ्रंश में लिखा गया। तीसरा पॉइंट ये बता देंगे कि स्त्री सेवन को अपनी साधना का अंग बना लिया था और इस प्रकार धर्म अथवा अध्यात्म की आड़ में नारी भोग किया। और फिर आपको चौथा पॉइंट दे देंगे कि भाषा वस्तुतः हिंदी और अपभ्रंश का मिला जुला रूप है। कुछ भी इस तरीके से आपको कोई भी 1, 2, 3 और 4 पॉइंट दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है या सभी सही है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एस्टेट में आते हैं। तो बच्चों, आपके लिए बुक से डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि केवल आप सीधे सीधे क्वेश्चंस रट लो, क्योंकि वो ज़माना गया है। अब HPSC ने भी अपना देखा है, एग्ज़ाम का जो मोड है वो चेंज कर दिया है, सब्जेक्टिव रखा है। तो उसके लिए आपको पूरी डिटेल पढ़नी पड़ेगी और ख़ासकर आपको एस्टेट जब निकालना है PGT का और TGT का, तो उसमें तो इस तरीके से ही आपको लिटरेचर का बुक से पढ़ना पड़ेगा। ये वास्तविकता बता रही हूँ मैं आपको, कोई मंत्र नहीं है एस्टेट को पास करने का। और इस तरीके से आपको डीप थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। तो हम बारी बारी से बात कर लेते हैं इनके जो कवि हैं इनके। सबसे पहला कवि है सरहपा। तो हमने बात की, इससे सिद्धों की संख्या 84 है। मैं साथ साथ आपको याद भी करवा देती हूँ। सिद्ध साहित्य अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। स्त्री सेवन को इन्होंने अपनी साधना का अंग बनाया। मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रही हूँ। और इनका समय जो था 997 से लेकर 1257 था। ये अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। और इनकी जो सिद्धों की रचनाएं थी उपदेश परक, नीति परक और रहस्य परक हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी कविता में शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो ये इसके मैंने अभी तक आपको मेन बात बता दिया है। और जो इसके कवि हैं इनके हम अभी बात करते हैं। सरहपा। सबसे पहला है सरहपा। जैसे कि अभी बताया ना, सभी अपने नाम के पीछे पा जोड़ते हैं। तो सरहपा रचना काल है इसका 769, यानी कि 769 ईस्वी। दोहा कोश इनकी रचना है। नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। कुल रचनाओं की संख्या 32 है। तो आपको एक एक शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एस्टेट में ये सारे पॉइंट्स आपको दे के रखते हैं और आप वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हो कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। दूसरा है सबरपा। सबरपा का रचना काल 780 है। इनकी प्रसिद्ध रचना थी चर्यापद, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था। ठीक है। और तीसरा आता है हमारा लुईपा। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है। इनकी कविता पहेली जैसी है। तो
का आ तरवर पंच बिडाल चंचल चिए पैठो काल। तो इस तरह की थोड़ा सा आप इन पंक्तियों पे भी ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पंक्तियां भी पूछ लेते हैं और पंक्तियां जो हैं अलग से याद नहीं होती हैं। जब आप डिटेल पढ़ते जाते हो टॉपिक वाइज तो उन्हीं में से इस पंक्तियों पर थोड़ा सा ध्यान दे ले कि ये लुई पा की है, का तरवर पंच बिडाल। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको इन बातों का पता चल जाएगा। अगला कवि है हमारा चौथे नंबर पर। पहला हमने पढ़ा सरेपा, सबरपा और लुईपा, और चौथे नंबर पर है कण्हपा। इनके लिखे ग्रंथों की संख्या 74 बताई गई है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी पूछ लेते हैं कि कण्हप्पा के द्वारा बताई गई ग्रंथों की संख्या 74 है, और सरप्पा के जो रचना काल है ये है, इसकी ये रचना है, तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे चढ़ना है हमें। इनकी रचनाओं का प्रमुख विषय है रहस्यवाद एवं दर्शन। तो कण्हप्पा की सबसे प्रमुख बात है कि रहस्यवाद एवं दर्शन है। शास्त्र एवं रूढ़ियों का ये खंडन करते हैं और सिद्ध हेतु नारी प्रेम को आवश्यक मानते हैं, और सिद्धि हेतु नारी प्रेम को आवश्यक मानते हैं। जैसे इसमें बताया था ना यहाँ इधर भी कि इन्होंने नारी सेवन से ही, इन्होंने स्त्री सेवन से अपनी साधना का अंग बना लिया था। तो कण्हप्पा की बात में इसमें आ गया है कि सिद्धि हेतु नारी प्रेम को आवश्यक मानते थे। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ। सिद्ध साहित्य में ये प्रवृत्तियाँ आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं। जब 4 ऑप्शन क्वेश्चन के बनते हैं तो वो लगभग इन्हीं में से बनते हैं। सिद्ध साहित्य में शास्त्रीय चिंतन पक्ष गौण है, साधना पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में शास्त्रीय चिंतन पक्ष गौण है और साधना पर बल दिया गया है। नंबर 2, गुरु के महत्व को स्वीकार किया गया है। रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध है तथा रूढ़ियों बाह्य आडंबरों का विरोध है तथा शास्त्र के प्रति अवहेलना भाव है। नंबर 4 पर है सिद्ध साहित्य में रहस्यवादी भावना के साथ साथ योग साधना पर भी विशेष बल है। नंबर 5 है वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था व्यक्त की गई है। नंबर 6, ब्राह्मणवाद के प्रति अवज्ञा एवं वेदों के प्रति असम्मान व्यक्त किया गया है। चमत्कार प्रदर्शन की भावना विद्यमान है और प्रतीकों का प्रयोग करते हुए चमत्कार सृष्टि की गई है। सिद्धों की साधना को गुहा साधना कहा गया, जिसके बहाने उसमें कामशास्त्र का समावेश हुआ। मुक्ति या निर्माण की तुलना में ये सिद्धियों को प्राप्त करने पर अधिक बल देते हैं। जाति पाति के प्रति अनास्था व्यक्त की गई है तथा वर्ण भेद की निंदा की गई है। देखिए इसमें वर्ण भेद की निंदा की गई है, और ये पॉइंट मैंने आपको बताया मेन आप कर लेना। गुरु की महत्ता को स्वीकार किया गया है, रूढ़ी और बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है, शास्त्रों की अवहेलना की गई है। एक बार आप बताइए कि शास्त्रों की इसने अवहेलना कर दी, और जो हमारे वेद थे और जो ब्राह्मणवाद था उन्हें भी इन्होंने असम्मत बता दिया। वैदिक देवताओं के प्रति भी अनास्था व्यक्त कर दी, और इनमें क्या था, एक सिद्ध साहित्य में रहस्यवाद है, चमत्कार जो है चमत्कार प्रदर्शन की भावना है इनमें। तो ये आपको हिंदी साहित्यिक जो प्रवृत्तियां हैं इन सब पर आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आपको, तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक, वो आपको दिख नहीं रहा था, आप यहाँ देख सकते हैं कि इनको सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ जो हैं, जो भी अभी सब्जेक्टिव पेपर में लिखेंगे तो हमारे से सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ क्या क्या उनमें प्रचलित था, मतलब किस किस पर उन लोगों का ध्यान था, ये सब बातें इसके अंदर आ जाते हैं। तो एक बार फिर से आपका रिपीट करवा देती हूँ। शास्त्रीय चिंतन पक्ष को गौण समझा और साधना पर बल दिया, गुरु के महत्व को स्वीकार किया, रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध किया, रहस्यवाद की भावना के साथ साधना पर बल दिया, योग साधना पर विशेष बल दिया, वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था, ब्राह्मणवाद और वेदों के प्रति वो अवज्ञा, चमत्कार प्रदर्शन की भावना, प्रतीकों का प्रयोग किया। सिद्धों की साधना को गुह्य साधना कहा गया, जिसके बहाने उसमें कामशास्त्र का समावेश हुआ। मुक्ति या निर्माण की तुलना में सिद्धियों के प्रयोग करने पर अधिक बल देते हैं। उनका ये है कि अगर हम सिद्धि ज़्यादा करेंगे
और तो ही हमें मुक्ति और निर्वाण मिल सकता है। जाति पाति के प्रति अनास्था व्यक्त की गई है तथा वर्ण भेद की निंदा की है। तो ये कुछ एक पॉइंट जो है सभी के कॉमन हो जाते हैं, जैसे जाति और वर्ण की निंदा, और ये गुरु की महत्ता, भाई आंडवरों का विरोध, ये तो सभी ने किया है। नाथ पंथ में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जो इसकी मेन पॉइंट है जो इनको नाथों से अलग करते हैं वो यही था कि जो स्त्री साधना वाला था, स्त्री को इन्होंने अपने साधना का अंग बना लिया था, चमत्कार प्रदर्शन में विश्वास रखते थे, प्रतीकों का प्रयोग, ये कुछ पॉइंट हैं जो इनको नाथों से अलग करेंगे। मैं आपको अभी बता देती हूँ। और ये जाति प्रति ये तो कॉमन ही हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स भी कर सकते हो। नेगेटिव कमेंट्स से प्लीज़ बचें ताकि हमारा हौसला आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बना रहे। धन्यवाद।